नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का आधुनिक भारत का ये पार्ट 11 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, उन्हें भी इससे हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि जो 1893 ईस्वी का जो वर्ष था, वो कैसे एक परिवर्तन बिंदु था, इसके बारे में देखेंगे। इस टाइम में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या ऐसा चीज़ हुआ जिससे मतलब काफ़ी मतलब परिवर्तन हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1902 ईस्वी तक ये थे। इनके बारे में बस बताया गया कि अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। तो 1893 में क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद थे, वो जो अमेरिका में एक शिकागो शहर है, वहाँ पे पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। तो जब वो शिकागो पहुंचे तो वहाँ पे सितंबर में क्या हो रहा था, 8 सितंबर 1893 ईस्वी में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, यानी कि पूरे धर्म का एक सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पे पहले ही दिन उन्हें मौका मिला कि 2 मिनट आप बोल सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व में सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तो वो मतलब जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से सबका संबोधन किए कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, और यहाँ से उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जैसे ही ये चीज़ बोले तो वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से मतलब पूरा मतलब क्या हुआ कि पूरे देश का नाम ऊंचा हो गया और इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला जो पॉइंट है कि 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद जो योगीराज अरविंद घोष थे, ठीक है, योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। तो वह वापस भारत आए और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया, ठीक है। तो जो योगीराज अरविंद घोष थे, उनकी वापसी भारत कब हुई तो 14 वर्ष हुई बाद हुई और 1893 में हुई। और उन्होंने उस टाइम क्या किया कि एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। आगे की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट थी, वो 16 नवंबर 1893 ईस्वी को भारत आई और वो बनारसी शहर में रहने लगी, ठीक है। तो वाराणसी उसको बोलते हैं, जो बनारस है अभी, वहाँ पे रहने लगी। और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ, हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, और संस्कृति में भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। तो वो डायरेक्ट आई, वो कब आई तो 16 नवंबर 1893 ईस्वी को भारत आई और आके वो कहाँ रहने लगी तो वाराणसी में रहने लगी। और उन्होंने लोगों से क्या कहा, भारतीय से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। तो इसी टाइम जो 1893 का टाइम था, उस समय ही अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी था जिसका एक मुकदमा चल रहा था, जिसको लेके महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट दिया गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का जो वर्ष था वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। तो जो नासिक है वहाँ पे क्या किया गया कि चापेकर बंधुओं के द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका नाम था, वो क्या था, गुप्त था, सीक्रेट सोसाइटी था। तो उसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो हिंदू धर्म है, ठीक है, जो हिंदू धर्म है, कि उसके लिए जो चीज़ ऑब्स्टेकल हो रहा है, यानी कि बाधा डाल रहा है, उसको हटाने के लिए एक सोसाइटी बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बीच में ये आ गया था, तो इसको फिर कंटिन्यू करना है। तो ये पॉइंट दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1909 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। फिर 1908 से 1914 तक वर्मा के
मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसा कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत बार जेल की यात्रा की, यानी कि बहुत बार वो देश के हित में काम करने की वजह से उन्हें बार बार अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे। जैसे में 1897 की अगर हम बात करें तो उस टाइम भी उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 18 महीने का जेल हुआ था। फिर 1908 में राजद्रोह का आरोप दोबारा से लगा और उस टाइम उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 1908 में वो 6 साल जो था वो 1908 से लेकर 1914 तक वो बर्मा का जो मॉडले जेल है वहाँ पे उनको ये 6 साल काटना पड़ा था जेल में। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि प्लेग के समय, ठीक है, जो प्लेग थे, प्लेग के समय जातिवादियों से प्रभावित होकर पूना के चापेतकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण, ये दो थे जो कौन थे, पूना के चापेतकर बंधु। उन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड एंड एंडरसन की एयर्स, ठीक है, रैंड एंड एयर्स, तो ये जो दो भाई थे, ये मतलब रैंड एंड एयर्स को क्या किया, इन्होंने मार दिया। ठीक है, इनकी हत्या कर दिया। किस वजह से, तो प्लेग के समय में जो ज्यादतियों से प्रभावित हुए थे, ज्यादती जो थे उनसे ये प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, हत्या कर दिया था। ठीक है, बंगाल में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। ठीक है, तो जो क्रांतिकारी विचारधारा था बंगाल में फैलाने का काम किन के द्वारा किया गया, तो जो वारेंद्र कुमार घोष थे और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने फैलाने का काम किया। और 1905 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम का पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। और 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो जो बंगाल में सबसे पहले देखिए किस तरह से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया गया इनके द्वारा कि क्रांतिकारी विचारधारा का फैलाने तो का काम तो इन्होंने ही किया, वारेंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र दत्त ने। लेकिन 1905 ईस्वी में जो वारेंद्र कुमार घोष थे उन्होंने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम था भवानी मंदिर। ठीक है, पुस्तक का नाम ही था भवानी मंदिर। और जिसमें जो क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई भी अगर कार्य करना है तो उसके लिए जो मीटिंग बनाना है, उसका जो सेंटर कहाँ पर रहेगा, उसको बनाने की जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो उस पुस्तक में ही ये जानकारी दी गई थी और जो जो लोग पुस्तक पढ़े उनको पता चल गया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो क्या हुआ कि 1906 में दोनों मिलकर क्या किए कि युगांतर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि बंगाल जो था, ठीक है, बंगाल, तो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। तो अनुशीलन समिति के बारे में जब भी पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था इसका गठन, तो बंगाल में पी मित्रा के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी से लड़ाई वगैरह से नॉर्मल होता है जनरल वे में, तो लोग को अगर चोट लग जाता है कि मतलब झगड़ा में थोड़ा बहुत अगर, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि खून का बदला खून। तो ऐसे ही इन लोगों का उद्देश्य था, ये जो अनुशीलन समिति था उसका, कि खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें तो 500 शाखाएं खोली गई थी। कितनी इसकी ब्रांचेज खोली गई थी, तो 500 इसका ब्रांच खोला गया था। और अनुशीलन समिति ने, ये जो समिति था उसने हेमचंद्र दास, जो हेमचंद्र दास कानूनगो थे, उनको पेरिस भेजा। ठीक है, तो हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की ने बम बनाना सीखा। ठीक है, तो जो ये हेमचंद्र दास कानूनगो थे वो पेरिस गए और उन्होंने क्या किया कि जो रूसी क्रांतिकारी निकोलस सब फ्रांसिस्की थे उससे बम बनाना सीखा। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। तो ये जो महाराष्ट्र के जो विनायक दामोदर सावरकर थे उन्होंने क्या किया था, 1904 ईस्वी में एक संस्था स्थापित किया था जिसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित किया गया। और अभिनव भारत संगठन के सदस्य की अगर हम बात करें तो पीएन वापट, ठीक है, पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। तो ये जो मतलब संस्था बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, सावरकर जी के द्वारा बनाया गया 1904 में। और इसमें एक सदस्य थे, ठीक है, जिनका नाम था पीएन वापट। ठीक है, पीएन वापट जो थे वो सिर्फ बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ चले गए थे, पेरिस चले गए थे और वहाँ जाके इन्होंने सीखा था कि कैसे बम बनाना है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो मतलब
क्रांतिकारी आंदोलन था उसको उभारने यानी कि शुरू करने का श्रेय किस पत्र को जाता है, तो जो अ, तिलक के पत्र यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका एक पत्र था जिसका नाम था केसरी, उसे मराठी में लिखा गया था, तो उसको जाता है कि उसमें ही चीज़ें बताई गई थी हर चीज़, जिससे क्या हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ पे उभरा था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो जो आज के डेट में आप जानते होंगे कि जो गणपति उत्सव बहुत भी कुछ टाइम पहले बीता हुआ, तो काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। अब तो धीरे धीरे लगभग पूरे ऑल इंडिया ओवर में ये चीज़ फेमस हो रहा है। तो इसको मनाना यानी कि जो गणपति बप्पा मोरया वाला जो फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, तो इसका मनाने का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इनके द्वारा तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, ठीक है, तो उस 1893 में शुरू किया था इन्होंने गणपति वाला, और शिवाजी उत्सव कब मनाना शुरू किया था, तो 1895 ईस्वी में। तो ये चीज़ याद रखिएगा आज कि ये शुरू किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वेलेंटाइल, ठीक है, वेलेंटाइल सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको भारतीय असंतोष का जनक किसके द्वारा कहा गया था, तो वेलेंटाइल सिरोले के द्वारा कहा गया था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो भारतीय असंतोष का जनक है। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया, ठीक है। तो जो परांजपे थे उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारी पत्र काल था इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो परांजपे द्वारा किया गया था, और ये कहाँ का था, तो महाराष्ट्र का था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, ठीक है। तो ये जो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया कि एक मुजफ्फरपुर का जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को इसका हत्या करने का कोशिश किया। गलती से जो बम था वो केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, ठीक है। तो गलती से वो बम क्या हुआ कि केनेडी जो था उसकी गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे दो महिलाओं, एक तो प्रिंगले की पत्नी और एक बेटी, ठीक है, ये प्रिंगले की पत्नी और जो बेटी थी उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उन दोनों की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, और जो चाकी था उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी था उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर लिया। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो ये जो दोनों थे, दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो मुजफ्फरपुर का जो जज था जिसका नाम क्या था, किंग्स फोर्ड, उसको हत्या करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि ये मतलब बम से मारने का कोशिश कर रहा था, जिसमें गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, ठीक है। तो जो उसमें दो महिलाएं थी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, दोनों की मृत्यु हो गई। और चाकी क्या किया कि मतलब बचने के लिए कि हम पकड़ाए नहीं, आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस ने क्या कि को पकड़ा गया, पकड़ लिया गया, और 18 वर्ष की अवस्था में उन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। इनके बारे में कुछ चीज़ दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। तो जो खुदीराम बोस थे वो जो युगांतर दल था उस दल के ये एक्टिव मेंबर थे। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे, और जो इसके नेता की बात करें तो बारेंद्र कुमार जो घोष थे वो इसके नेता थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है, ठीक है। 1905 में क्या किया गया कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना किया गया जिसका क्या नाम था, इंडियन होम रूल, ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो ढाका था उसके नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ, और जो नवाब वकारुल मुल्क, ठीक है, जो नवाब वकारुल मुल्क था इसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नवाब वकारुल मुल्क जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो जो मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ, तो ये जो सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें सलीम खां के निमंत्रण पर ये सम्मेलन हुआ था, और जो नवाब वकारुल मुल्क था वो इसका अध्यक्ष था। और इसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान, ठीक है, जो लीग था इसका संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि क्या हुआ था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के जो नवाब था जिसका नाम सलीम उल्ला खां था, उस
के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो जो नवाब वकारुल मुल्क था वो उसका अध्यक्ष था। और ये जो सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। ठीक है। और जो लीग का संविधान था वो पास कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में कराची में बना। और संविधान के अनुसार प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। और जब अमृतसर में हुआ, जो आगा खां थे इसके अध्यक्ष बने। ठीक है। तो आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए, यहाँ पे खुदीराम बोस के बारे में कुछ चीज़ छूट रहा था, इसको हम लोग देख लेते। तो इनका जो जन्म था, खुदीराम बोस के अगर जन्म की बात करें तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके ग्राम की बात करें तो हबीबपुर, ठीक है, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल जगह पे इनका जन्म हुआ था। पकड़ने वाली पुलिस की बात करें तो फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र, जिन्होंने इनको पकड़ लिया था। ठीक है। और खुदीराम बोस के मुकदमे में जो जज था वो था कर्नाडफ। ठीक है। कर्नाडफ जो था, जो वो जज था। और सरकारी वकील मानुक तथा विनोद मजुमदार, जो मानुक और विनोद मजुमदार थे वो सरकारी वकील थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील की बात करें तो कालिदास बोस, जो कालिदास बोस था वो खुदीराम बोस की ओर से वकालत कर रहा था। और फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े थे। ठीक है। हुए तो जो खुदीराम बोस थे उन्होंने क्या किया कि गीता जो है, भगवत गीता, उससे अपने एक हाथ में लेकर वो जब फांसी का तख्ता था वहां पे जाके खड़े हुए थे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ भी ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भीखा जी। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया कि भीखा जी रुस्तम कामा, ठीक है, भीखा जी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। तो ये भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट के शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। ठीक है। तो ये जो भीखा जी रुस्तम कामा थी वो भारतीय मूल की ही फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी कि भारतीय मूल की थी और इनको नागरिकता फ्रांस में मिला था। जो जर्मनी में एक स्टुटगार्ट शहर है वहाँ पे 22 अगस्त 1907 को एक आयोजित हुआ 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे और इनके जो माता पिता थे, इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। ठीक है। तो जो दादा भाई नेरोजी थे उनका ये निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कौन, तो जो ये भीखा जी रुस्तम कामा थी उन्होंने। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा, ठीक है, जो मदन लाल डिंगरा थे उन्होंने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को क्या हुआ कि जो विलियम कर्जन वाइली था उसका हत्या कर दिया गया, किस गोली मारकर, किसके द्वारा, तो मदन लाल डिंगरा के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। तो जब उसको मार दिया गया विलियम कर्जन वाइली को, उसके बाद क्या हुआ कि जो मदन लाल डिंगरा थे उनको पकड़ के मृत्युदंड की सजा दे दी गई। कब दी गई, तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को। एक देखिए इस चीज को थोड़ा सा आइए एक समझते हैं कि कैसे 1 जुलाई को इन्होंने मारा। ठीक है। और जुलाई के बाद पूरा जुलाई और अगस्त, यानी कि मात्र 1.5 महीना में इनको पकड़ के मृत्युदंड दे दिया गया। तो सोच सकते हैं आज के डेट में हमारे यहाँ इतना जो मतलब सब कुछ फैसिलिटीज बढ़ गया, हर चीज़ हो गया, फिर भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है। जो भी मतलब कोई अगर वो करता है, कोई गलत करता है, किसी का मर्डर करता है, जो खूनी होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ ऐसे भारतीय थे, ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो मिले हुए थे अंग्रेजों से। तो जैसे ही कुछ होता था वो खबर दे देते थे और ये लोग पकड़े जाते थे। यही वजह था। ठीक है। क्योंकि इतना आसान नहीं था, अगर आपके घर में आके कोई मतलब आपके मतलब हमारे देश में आके कोई इतना आसानी से हम पकड़ ले, इतना वो इजी नहीं था। तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे कुछ लोग भी थे हमारे देश के ऐसे जो अंग्रेजों का मतलब उसके साथ मिलके देश को और ज़्यादा गुलाम बनाने का काम किए थे। तो इस वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे जो मतलब जिस क्रांतिकारी थे जिन्होंने जी जान लगा के हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको अभी भी दिल से सैल्यूट है और हमेशा रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। ठीक है। तो जो अनंत कानहरे थे उन्होंने क्या किया, जैक्सन को गोली मार दी। कब मारा, तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को।
वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग था उसने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। तो उसी समय क्या हुआ था 1911 में, ऊपर के पॉइंट में हमने बताया था कुछ एक वीडियो में कि ये जो लॉर्ड हार्डिंग था उसके टाइम में जो दिल्ली में क्या हुआ था, जो भारत का राजधानी पहले कोलकाता हुआ करता था, तो 1911 में वहाँ पे करने का वो किया गया और 12 में कर दिया गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था। इस वजह से तो जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मेरी, उनका स्वागत किया करने के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और ये जो दरबार था इसमें कुछ घोषणाएं हुआ था, उस घोषणा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि अभी फिर से यहाँ पे दिया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो बंगाली जो भाषा क्षेत्र थे उनको मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार के एक अलग राज्य बना। बिहार क्या हुआ कि बिहार का भी एक अलग राज्य का दर्जा मिला, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, तो जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बना। तो ये चीज़ हमने आपको भी बताया था, फिर से वो चीज़ यहाँ पे दिया गया तो बता दे रहे हैं। चलिए और भी, चलिए इधर चीज़ दिया गया है तो थोड़ा स्लाइड इधर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। तो जो रास बिहारी राय थे उन्होंने क्या कि दिल्ली में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था उस पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। तो जो ये चीज़ हुआ उसको लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें प्रमुख कौन थे, तो मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। तो ये जो लोग थे ये मेन मेन यानी कि प्रमुख थे जिनका यहाँ पे नाम दिया गया। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। ठीक है, तो जो दीनानाथ थे उनको पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया, जिस वजह से वो सरकारी गवाह बन गए। और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो बाकी जो यहाँ पे लोग बचे और जो पकड़े गए इनको क्या किया गया कि फांसी दे दिया गया। और वजह ये था कि दीनानाथ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला गया और वो सरकारी गवाह बन गए, जिस वजह से ये मामला प्रूफ हो गया और इन लोगों को फांसी दे दिया गया। आगे अगर देखें तो अगला दिया गया कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में एक गद्दर पार्टी की स्थापना की। तो गद्दर पार्टी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, कहाँ पे इसको गठित किया गया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में किया गया था। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, तो जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो सोहन सिंह भाखना जो थे वो गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो जो काशीराम थे वो कोषाध्यक्ष चुने गए थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और भाखना जो थे इसके कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो गदर अखबार था इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो किस भाषा में था, तो उर्दू में था। और 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में यह गुरुमुखी जो कि पंजाबी का लिपि होता उसमें छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा ऐसा सबसे पहला पृष्ठ पे लिख के उसको पब्लिश किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोमा गाता मारू। ठीक है, गोमा गाता मारू जापानी जहाज को, ठीक है, जो गोमा गाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराए पर लिया था। तो एक जहाज था जापानी जहाज, जिसका नाम क्या था, सॉरी, कोमा गाता मारू, उसका नाम था कोमा गाता मारू, उस जहाज का नाम था, जिसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में 14 ईस्वी में से किराया पर लिया था। और यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। तो ये जो जहाज़ था कहाँ से किससे खरीदा गया था, जापानी जहाज़ था, तो बाबा गुरुदत्त ने ये खरीदा था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि 351 यात्रियों के साथ जो 26 सितंबर 1914 ईस्वी को वो हुगली पहुंचे। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। उसके बाद ये जो जहाज पहुंचा कहाँ पे, तो एक बजबज नामक बंदरगाह था, वहाँ पे पहुंचा, जहाँ पे जहाज़ को तलाशी ली गई और 18 यात्री मार दिए गए। ठीक है, उसमें से 18 यात्री को मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए।
ठीक है, तो ऐसा किया गया। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली, कब मिला था? तो 1915 ईस्वी में दिया मिला गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। ठीक है, तो जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, तो कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गए थे, नरम दल और गरम दल। तो वहां पे फिर से दोनों में क्या हुआ? एकता हो गया। ठीक है, दोनों में क्या हुआ? एकता हो गया। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का स्थापना किया। तो ये जो अधिवेशन हुआ लखनऊ का, इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो दोनों जो दल थे कांग्रेस के, उनका आपस में एकता हो गया। और इसी अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग था उसने कांग्रेस से मिलकर क्या किया? एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, तो स्वशासन के प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया कि 1916 ईस्वी में पूना में जाके इन्होंने क्या किया कि होम रूल लीग की स्थापना कर दिया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना की। ठीक है, तो दो होम रूल के बारे में दो नाम याद रखिएगा, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, कहाँ पे? तो मद्रास में की थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था। और कब किया था? तो मार्च 1916 में किया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और जो जॉर्ज अरोनडेल जो थे, ठीक है, जो जॉर्ज अरोनडेल थे, उनको क्या किया गया कि लीग का सचिव बनाया गया। तो जो होम रूल लीग था उसका सचिव किन्हें बनाया गया? तो जॉर्ज अरोनडेल को इसका सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस समय गांधी जी ने क्या किया कि लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो लोगों के पास गए गांधी जी, बोले उनको, मतलब प्रोत्साहित किए कि आप सेना में भर्ती लीजिए। इसलिए जो बाद में क्या हुआ कि इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। ठीक है, तो इनको कहा गया बाद में कि भर्ती कराने वाला सर्जन, क्योंकि लोग गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये जो बोले लोग करते गए। ठीक है, लोग इनके पीछे एकदम पागलों जैसा थे। जो भी ये बोलते थे लोग बिना सोचे समझे करने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब जो साबरमती आश्रम था उसका स्थापना किया। तो साबरमती का संत इन्हें बोला जाता है। और साबरमती कहाँ पे है? तो अहमदाबाद के करीब में है। ठीक है, अहमदाबाद की नदी के किनारे पे साबरमती आश्रम था। उसका स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार के एक किसान नेता, ठीक है, बिहार के एक किसान नेता जिनका, अगर जिनके बारे में 12th क्लास में के इंग्लिश में भी जिक्र किया गया है सीबीएसई बोर्ड में, तो बिहार के ये एक नेता थे जिनका नाम था, ये किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ पे राजकुमार शुक्ला चले जाते थे। और ठीक है, और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि एक बार हमारे यहाँ चलिए, हमारे समस्या को देखिए, आप बहुत वो है, प्रभावशाली हैं, आपसे लोग इफेक्ट होते हैं, मतलब लोग आपके पीछे आते हैं, तो एक बार आइए हमारे यहाँ। तो चंपारण आने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत बार इनको रिक्वेस्ट किया। तो गांधी जी रेडी भी हो गए। और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की अगर हम बात करें तो 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जो ये राजकुमार शुक्ला थे, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे, उसके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो जो एमन था, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था जिससे हमेशा राजकुमार शुक्ला लड़ते थे। तो 25 वर्षों से उनके बीच में ये लड़ाई था। तो जब पता चला कि अरे ये इंसान तो मर गया, ठीक है, यानी कि इसका देहांत हो गया, तो वो क्या बोला, मतलब उस समय उसके श्राद्ध कर्म के लिए, जो मतलब होता है हिंदू में, उस को उसके लिए उसने क्या किया कि उस समय 300 रुपये भेजा और कहा कि चंपारण का ये अकेला मर्द था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सामने से हिम्मत दिखाते हैं, देश के लिए कुछ लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन आपको गलत समझेगा। हो सकता है कि दुश्मन आपको समझे कि हाँ ये पावरफुल इंसान है, तभी मेरे सामने खड़ा है और मेरे से बात कर रहा है, मेरे से लड़ रहा है। तो इसलिए उसने डायरेक्ट बोला कि चंपारण का ये अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। जो सत्याग्रह गांधी जी के बारे में जब भी आप पढ़ते होंगे, सत्याग्रह आता ही है। तो ये जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पे किया गया था। किस चीज़ के लिए किया गया था? तो एक
प्रथा थी जिसका नाम था तीन काठिया प्रथा, जो नील की खेती को लेकर था। और तो उसके लिए किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, आई थिंक दिया होगा कुछ पॉइंट। तो दिया गया नीचे की चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो रीजन यही था, तीन कठिया प्रथा, जिसको समाप्त करने के लिए चंपारण में विद्रोह किया गया। और जिसके वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज तो पहले गांधी जी को जेल वेल में डाले, फिर लोग बहुत ज़्यादा इनके पीछे आने लगे सब लोग। तब जाके आखिरकार में अंग्रेजों को ये जो प्रथा थी वो समाप्त करना पड़ा था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। और बाद में जो एनी बेसेंट थी जिन्होंने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये होम रूल लीग था उसको समाप्त करने की घोषणा कब किया, तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो उसके बाद जो चंपारण का सत्याग्रह खत्म हुआ तो वो अहमदाबाद चले गए, जहाँ पे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, ठीक है। तो ये जो यूनियन थी वो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, ठीक है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। तो जो पूंजीपति होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मजदूर हैं उनके हितों के, यानी कि उनके हित में काम करना, उनके, ठीक है, हर चीज़ उनके हित में करना, और उसके वो ट्रस्टी होते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया, नोट में दिया गया कि 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो जो AITUC का स्थापना किया गया 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एन जोशी के द्वारा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे, तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। अगला पॉइंट दिया गया कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, जो कि 1928 में हुआ था, उसके समर्थन में किया था। तो पूछा जाता है डायरेक्ट कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला भूख हड़ताल कब और क्यों किया था। तो जो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनके लिए उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था, और कब किया था, 1918 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई होगी सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो थोड़ा सा ठीक है, इतना ही होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें इधर दिख रहा है इसको हम लोग एक एक करके आगे वाले सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।